हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे थे और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सीजीएल और सीपीयू के 2020 के लेटेस्ट प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अभी पेपर आपका सीजीएल का समाप्त हुआ है उसके लेटेस्ट बिल्कुल आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसलिए खुशी कुछ ज़्यादा है क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो एक नए पैटर्न को नहीं कहेंगे, नया पैटर्न अप्लाई होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस आप देखिएगा जो हमने पढ़ाया सेम उसी पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो आपको देखना होगा कि आपने जो पढ़ा है वही पूछा गया या उसके बाहर भी कुछ आया। हाँ, संभावनाएं ये है कि 1 से 2 प्रश्न थोड़ा सा बाहर भागे हुए हैं। जैसा कि हम लोग जितना पढ़े हुए थे उससे 1 से 2 प्रश्न हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्या कहेंगे, कुछ नया पैटर्न दे देते हैं कभी कभार, तो एक आध प्रश्न बच्चों को परेशान करने लगते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण होगी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल 2022। सीजीएल 2022 परसेंटेज का एक प्रश्न। बिल्कुल लगे रहिए मेहनत के साथ और सफलता पाइए ना, संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। शुरू किया जाए, पहला प्रश्न लिया जाए। खुशी बहुत है क्योंकि आज हम लोग सीजीएल 2022 के प्रश्न डिस्कस करेंगे। इससे आपको समझ में आएगा आपने सही दिशा में पढ़ाई की है या गलत दिशा में पढ़ाई की है। चलिए आइए पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 72,720, सॉरी 72,000 नहीं, ये 2720 है। इसको आप 2720 कर दे, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2720, ठीक है। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा गेहूं की कीमत में 15% की कमी की गई, 15% कमी की गई, तब एक गृहिणी 2720 रुपये में 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदती है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में कितनी कमी की गई? ठीक है, पहले हम सुनते जाइएगा। पहले हम 2720 रुपये में गेहूं खरीदते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कितने किलोग्राम खरीदते थे। हमें ये नहीं पता, हमें पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम कितना भी खरीदते रहें उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले हम 2720 रुपये में गेहूं खरीदते थे। फिर क्या हुआ, गेहूं की कीमत में 15% की कमी आ गई। जब गेहूं की कीमत में 15% की कमी आई तो हम 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लिए। तो हम ये निकाल लें कि 2720 में 15% की कमी, जब भी कमी होता तो 100 से घटाते हैं, तो 85/100। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा जो कमी के बाद हमारा खर्च हुआ है वो कितने रुपए खर्च हुआ। 15% कमी के बाद जो हमारा खर्च होगा वो कितने रुपए खर्च होगा, हम ये निकाल लें। ये निकाल लिया जाए, ठीक है, निकालो। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, फिर ये काटते हैं 5 दूनी 10 और ये कटेगा 5 1 9 5 5 7 35, फिर ये कटेगा 2 1 9 2 2 3 6 2 6 12, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 का 2 हासिल लगेगा 10, 17 ते 51 10 61 का 1 हासिल लगेगा 6, 17 1 9 17 और 6 23, 2312 रुपये। पहले हम 2720 रुपये का गेहूं खरीदते थे, फिर 15%, देखो बात को समझना, 2720 रुपये में हम कुछ किलोग्राम गेहूं खरीदते थे, हमें नहीं पता। लेकिन गेहूं की कीमत में जब 15% की कमी हो गई तो हम उतना ही गेहूं 2312 रुपये में खरीद लेंगे जितना हम पहले खरीदते थे ना। यही तो बात हुई। पहले हम 1 किलोग्राम 2720 रुपये का खरीदते थे। जब गेहूं की कीमत 15% घटी, जब गेहूं की कीमत 15% घट गई तो हम 2312 रुपये में भी उतने किलोग्राम ही गेहूं खरीदेंगे जितने किलोग्राम हम पहले खरीद लेते थे। बात समझते चलना। अब हमारे पास कितने रुपए की बचत हो गई? हमारे पास जो बचत हो गई वो 480, सॉरी 2720 से घटा दो, घटा ही दे, नहीं तो पता चलेगा हम गलत घटा दें। 2312 ये जाएगा, 10 से 2 जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8, 1 हासिल के 11 से
1 से 1 जाएगा 0, 7 से 3 जाएगा 1, मतलब अब हम 108 रुपये की, सॉरी हमें लग रहा है 108 हम बोला, 7 से 3 जाएगा 4, अब हम 408 रुपये की बचत कर लेते हैं। सुनते जाना भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2720 रुपये में जितने किलोग्राम गेहूं खरीदते थे, जब 15% की कमी हो गई कीमत में, तो आप उतने ही किलोग्राम गेहूं 2312 रुपये में खरीद लेते हो। तो आप कितने रुपए की बचत किए? 408 रुपये की बचत किए। 408 रुपये में आप कितना गेहूं अधिक खरीदते हो? 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेते हो। तो 6 किलोग्राम गेहूं आप अगर अधिक खरीदते हो तो 1 किलोग्राम में कितने रुपए का हुआ? 68 रुपये का हुआ। 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत कितने रुपए हो गई? 68 रुपये हो गई। मीन्स प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 68 रुपये की कमी आई है, क्योंकि आपने जब 408 रुपये की बचत की और उतने में आप 6 किलोग्राम गेहूं ज़्यादा खरीद लेते हो, तो मीन्स कितने रुपए की कमी आ रही? 68 रुपये की कमी आ रही है। बताइए, कोई परेशानी है? क्या हुआ? कहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया भैया? 6 4 36 4, अच्छा सही तो है? कहाँ पे डाउट है? बिल्कुल सही है, कोई डाउट? बात तो समझिएगा बस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे बढ़ा जाए। इसको फार्मूले से भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम फार्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम एक चीज़ अगर और समझ लें, रहने दें, चलो मत समझो। आओ अगला प्रश्न लेते हैं। फिर एक सीजीएल 2022 का एक बेहतरीन प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% बढ़ाया गया, फिर 50% कम कर दिया गया। हमने कहा, सुनते जाना, हमने कहा व्यक्ति का वेतन 100% है। पहले क्या किया गया? व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि, तो 150/100। जब भी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ेंगे, जब भी कमी होगी तो 100 में घटाएंगे। और बाद में 50% की कमी होगी तो 100 में 50% घटा दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 15 25 75। पहले व्यक्ति का वेतन कितना था? 100% था। अब व्यक्ति का वेतन कितना हो गया? 75% हो गया। तो व्यक्ति के वेतन में क्या प्रभाव पड़ा? कमी हुई। कितने परसेंट की? 25% की कमी हो गई। मीन्स 25% की हानि आएगी। समझ गए? हमने व्यक्ति के वेतन को 100 मान लिया। पहले व्यक्ति के वेतन को 50% बढ़ाए तो 150/100। बाद में व्यक्ति के वेतन को 50% कम किया गया तो 50/100। तो जब दोनों प्रोसेस हो गए तो व्यक्ति का वेतन आ गया 75 रुपये। पहले व्यक्ति 100 रुपये था, उसका वेतन अब 75 रुपये हो गया। तो व्यक्ति के वेतन में क्या आ गई? कमी आ गई। कितने रुपए की? 25 रुपये की। वही हमारा 25% की हानि हो जाएगा। इसी चीज़ को आप प्रतिशत परिवर्तन से लगाना चाहते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक बार क्या होता है? वृद्धि होता है, और एक बार क्या होता है? कमी होती। तो माइनस का, तो प्लस का 50 और माइनस का 50, और प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस 50 × 50 बटे में 100। ये प्लस का 50 और माइनस का 50 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 माइनस का 25% आ जाएगा। और माइनस का 25% का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? कमी हो जाएगी। बताओ, कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल सीजीएल ने जैसा हमने पढ़ाया वैसा ही पूछा, कोई डाउट नहीं है। जितना पढ़ाया उतना ही पूछा गया। आगे बढ़ा जाए। देखिए, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल में परसेंटेज से, तो हमें वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर करने हैं। चाहे 2 घंटे की क्लास बने, चाहे 4 घंटे की क्लास बने, हमें इससे नहीं मतलब। समय कितना भी लगे, लेकिन एक एक प्रश्न आपको सॉल्व कराना है हमें। आइए, कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, और बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी में कितना प्रतिशत कम है? चलो, ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हमने आपको कराए हैं, याद करो। क्लास में ऑफलाइन बैच में हमने बहुत सारे प्रश्न आपको कराए हैं। भरमार कर दी थी ऐसे प्रश्नों की, क्योंकि मुझे पता था सीजीएल ये बहुत ज़्यादा पूछता है। चलो समझिएगा आप सभी लोग, क्या कह रहा है? ए बी से 25% अधिक है। ए जो है वो बी से कितना अधिक है? क्या हुआ, कलर कुछ अलग ले लिया क्या? लिया तो यार यही था। ए बी से कितना अधिक है? 25%। तो ये 100 और ये
125, 25% अधिक हो गया। फिर आइएगा आगे, B जो है वो C से 40% कम है, तो ये 100, तो ये 60 हो गया। फिर C जो है D से 20% अधिक है, तो ये 100 और ये 120। हमने ऑफलाइन बैच में आपको बताया था कि आपको रेशियो अलग अलग ही बनाने हैं, एक साथ रेशियो नहीं बनाना है क्योंकि आप गलत कर दोगे। रेशियो अलग अलग बनाने हैं। सबसे पहले A जो है B से 25% अधिक है, तो एक को 100 मान लो, दूसरे को 25% अधिक कर दो। फिर B जो है C से 40% कम है, तो एक को 100 मानो, दूसरे को 40% कम कर दो। फिर एक जो है दूसरे से 20% अधिक है, C जो है D से 20% अधिक है, तो D को 100 मान लो, C को 120 कर दो। जहाँ तक कि कोई डाउट। फिर हमने बताया था कि जो कॉमन हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो सब में कॉमन हो उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, वो चाहे वैल्यू हम बराबर करनी पड़े या बराबर दी गई हो, चाहे गुणा करके बराबर करो, चाहे भाग करके बराबर करो, लेकिन वैल्यू कॉमन वाले की बराबर ही करनी होगी, तभी आंसर सही आएगा, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, A और D के बीच में संबंध पूछा है, A और D के बीच में। तो सबसे पहले हम वैल्यू बराबर करते हैं, किसकी, B की और B की करते हैं। चलिए, ये कटेगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, ये 20 छांग 120 और ये 20 पंचे 100। यहाँ तक कि कोई डाउट हो आपको। अब देखिएगा, एक हम रेशियो मेथड बनाते हैं, A रेशियो B, और ये B रेशियो C, और ये C रेशियो D। इसमें हम A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। यहाँ पे रेशियो जब भी बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, ये सीरीज चलनी चाहिए। A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, इसके अलावा सीरीज कुछ और नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 ते 15, 15 छक्का 90, तो A की वैल्यू निकल आई। अब जैसे B की वैल्यू निकाला तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ते 12, 12 छंग 72। C की वैल्यू निकाली तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20, 20 छंग 120। D की वैल्यू निकालना तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 25, 25 चौको 100। ये सब की वैल्यू निकल आई। अब सबकी वैल्यू आ गई। कह रहा तो A D में कितना प्रतिशत कम है, तो A D से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले कितना कम है, 10 कम है। 10 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, किससे, D से, जिससे कहेगा, इसके यहाँ पे लिखेगा D से, जिसके साथ का और सा लगा होता है उसकी वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में। D से तो कितने प्रतिशत कम है, 10%। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये वाला, बहुत ही बेहतरीन। सीजीएल ने देखिए पूछा, हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको क्लास में कराए हैं, अगर आप याद करोगे तो याद आएगा। ऑनलाइन क्लास में भी कराया भैया, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन में हमारी आप प्रैक्टिस क्लास देखिए जो हम करा रहे हैं कंटिन्यू, उसमें हर दिन 1-2 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि ये सीजीएल प्री में पूछा गया, CHSL प्री में पूछा जाएगा, CPO-SI में पूछा जाएगा, MTS में पूछा जाएगा, SSC GD में पूछा जाएगा। कहीं ये सब प्रश्न बाकी नहीं रहेंगे, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। कोई डाउट है तो जितने लोग परसेंटेज की क्लास हमारे साथ डिस्कस नहीं किए हैं, 10 से 12 क्लासेस हम करा चुके हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए और डिस्कस कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ाया जाए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन, तब तक हम थोड़ा सा पानी पीते हैं। हो गया, पढ़ लिया, चलो। अच्छा, गलत टाइप है, कभी कभी हो जाता है यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे 30% कर लेना। अब सही है, क्या हुआ, डिस्टरबेंस हो रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस झेल भी लिया करो कभी कभार। ऐसे तो डिस्टरबेंस झेल लेते हो, और पढ़ाई के समय अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो गई ना तो तुम कहोगे सर जी डिस्टरबेंस हो रही, पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा। बताया जाए, चलिए। कह रहा है संख्या A और B संख्या C से क्रमशः 30% और 50, ये तो बहुत आसान है। एक A है, एक B है और एक C है, ये इससे 30% अधिक है और ये इससे 50% अधिक है, तो इसको 100 मान लो
इसको 150 कर दो क्योंकि 50% अधिक है, ये 30% 130। ए अनुपात बी आपसे पूछा है, कितना आसान था ये बताइए, सीजीएल ने पूछा है 13:15, ये आंसर तो आ गया आपका। ये देखिएगा, जब भी अधिक कहता है तो 100 में जोड़ते हैं, जब भी कमी कहता है तो 100 में घटाते हैं। उसने कहा ए जो है सी से 30% अधिक है तो 100 मान लिया, ये 30% अधिक 130। बी जो है सी से 50% अधिक है तो ये 100 है तो ये 50% अधिक 150। इन दोनों का रेशियो बना दिया, रेशियो क्या आ गया 13:15 आ गया। बिल्कुल आसान था। चलो आगे बढ़ो। आइए, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ये बढ़िया है, पढ़ो जल्दी से। कह रहा है एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। पहले मतलब 45% देता है, फिर उसका एक संतरा और दे देता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे बचे हैं और उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। यहाँ पे कुछ एक लाइन दोबारा रिपीट हो गई, काट दो इसको, कोई बात नहीं। एक लाइन दोबारा रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। अब देखो प्रोसेस क्या है। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने एक बार में 45% संतरे दिए, उसके बाद एक संतरा और दिया। फिर जो संतरे उसके पास बचे उसका 20% दिया, फिर 2 संतरे और दिए। फिर उसके पास जो संतरे बचे उसका 90% दिया, तीसरी बार में और फ्री में नहीं दिया, 90% दिया। उसके बाद उसके पास 5 संतरे बच जाते हैं। तो आरंभ में विक्रेता के पास कितने संतरे थे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। प्रश्न सब लोग समझ गए। चलो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से हल करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। तो पहली बात तो हम ऐसी वैल्यू उठाएंगे जो डिवाइड आसानी से हो सके, ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि सीजीएल का पेपर है। तो ऐसी वैल्यू पहले उठाना जो डिवाइड की जा सके। सबसे पहले हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं, 120 को उठाते हैं। सुनते जाइएगा, हमने कहा फल विक्रेता के पास 120 संतरे थे, 120 संतरे थे, उसका 45%, 120 संतरे का 45% दे दिया। तो 45% का मतलब कितना संतरा दिया ये निकाल लो। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छंग 12 और 9 छाक 54, 54 संतरे दिए और एक संतरा दिया। तो मतलब टोटल 55 संतरे दे दिए। पहले हमारे पास 120 संतरे थे, हमने उसका 45% और एक और संतरा दिया। तो टोटल हमने कितने संतरे दे दिए, 55 संतरे दे दिए। 120 संतरे थे तो पहली बार में हमने 55 संतरे अगर दे दिए तो हमारे पास कितने संतरे बचे, अब 65 संतरे बचे। इतने ही तो बचे। अब हम क्या करते हैं, 20% और 2 संतरे देते हैं। अब हम 65 का 20%, 65 का 20%, 20 1 20, 20 5 100, 13 5 65, 13 ये और प्लस का 2 और संतरे देते हैं। अब हम कितने संतरे दे दिए, 15 संतरे दे दिए। मीन्स हमारे पास 65 संतरे थे, उसके 15 संतरे दे दिए। अब हमारे पास कितने संतरे बचे, 50 संतरे बचे। 50 संतरे का हम 90% तीसरे ग्राहक को दे देते हैं। जब 50 संतरे का 90% हम तीसरे ग्राहक को दे दिए तो कितने संतरे दे दिए, 45। 50 संतरे थे और 45 संतरे दे दिए। बाद में हमारे पास कितने बचे, 5। तो देखो कह नहीं रहा, लैंग्वेज समझना। देखो लैंग्वेज से आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 120 ही आंसर बनेगा। लैंग्वेज समझते जाना। पहली बार में 45% और एक संतरा दिया गया। तो 120 टोटल संतरे थे, उसका 45% और एक संतरा दे दिया तो 55 संतरे दे दिए। 120 से 55 घटा दिया तो हमारे पास 65 संतरे बचे। फिर दूसरे ग्राहक को हमने कितना दिया, 20% और 2 संतरे दिए। दूसरे ग्राहक को 20% और 2 संतरे दिए तो टोटल 15 संतरे दे दिए। 65 से 15 संतरे दे दिए, हमारे पास कितने बचे, 50। तीसरे ग्राहक को हमने क्या किया, 90% संतरे दिए। तो 50 का जब हमने 90% दे दिया तो कितने संतरे दे दिए, 45। बाद में हमारे पास कितने बचते हैं, 5। तो देखो बाद में हमारे पास 5 संतरे बचते हैं। मीन्स हमारे द्वारा ली गई वैल्यू बिल्कुल सही है। तो आरंभ में हमारे पास संतरों की संख्या कितनी थी, 120। जोड़ लीजिएगा, 55
15, 55, 5, 60, 10, 70, 70 और 45, 115 और 5, 120, टोटल 120 संतरे हमारे पास थे। पहले 55, फिर 15, फिर 45, फिर 5, ये सारे संतरे थे। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर ऑप्शन से नहीं जाओगे तो बहुत समय लगेगा। ऑप्शन से नहीं लगाओगे, नहीं लगा पाओगे, बहुत समय जाएगा। ऑप्शन से सोचना होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आपने डायरेक्ट बी ले लिया, क्योंकि हम पसंद करते हैं बी और सी से ही। अगर बी और सी से आंसर नहीं बनता, सबसे पहले तो हमने ऐसी वैल्यू लेने की प्रयास की तो सारे वैल्यू जहाँ से डिवाइड हों, जहाँ से सारी वैल्यू कट रही हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर हमने वो वैल्यू पसंद की 120, इसलिए पसंद किया क्योंकि ये हमने देखा कि हर जगह डिवाइड होती चली जाएगी। 100 जब आप कर लेते तो ये डिवाइड नहीं होती एक जगह आके, इसलिए हमने 100 नहीं लिया था। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। अच्छा, यहाँ पे भी छूट गया है ए बी का, यहाँ पे लिख लीजिएगा ए कॉमा बी का, ए बी का, सुनते जाइएगा। ए बी का 120% है। ए जो है बी का कितना है? 120% है। अगर ये 100 है और 100 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। बी सी का 65% है। बी जो है वो सी का कितना है? 65% है। अगर ये 100 है, 100 का 65% निकालोगे तो 165 आएगा। ए बी सी का योग इतना है, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है? 121.5 है। ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है? 121.5 है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, सी माइनस 2b प्लस ए का मान क्या होगा, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इसका मान क्या आएगा। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए, सबसे पहले हमने आपको एक बात बता रखी है, जो कॉमन हो उसकी वैल्यू बराबर ही होनी चाहिए। बिना बराबर किया आप आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, तो बराबर करना है सबसे पहले। चलो हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद बराबर करते हैं। ये 20 छांग 120, ये 20 पंचे 100। अब हम इसमें 13 से गुणा करते हैं, तो ये 13 छंग 78 और ये 13 पचे 65। देखो कॉमन वाले की वैल्यू बराबर हो गई कि नहीं हो गई? जो बी वाला कॉमन है इसकी वैल्यू बराबर हो गई। हमने क्या किया? 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 छंग 78 और 13 पचे 65 जो कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर हो गई। कॉमन वाले के वैल्यू बिना बराबर किए अगर आपने किया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। रेशियो मेथड में इस बात को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है आपको कि जब भी कॉमन वाली हो तो उसकी वैल्यू बराबर बिना किए क्वेश्चन मत लगाना, वरना आंसर गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, आइए आगे समझते जाना। देखो सीजीएल किस लेवल के प्रश्न पूछता है, कितना कैलकुलेशन डालता है, इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप सीजीएल के एस्पायरेंट हैं और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न अभी हाल ही के पेपर में आए हुए हैं। सीजीएल 2022 वाला पेपर जो अभी चल रहा था आपका मार्च में, अप्रैल में, उसी से आया हुआ, मार्च में चल रहा था, सॉरी। आप समझिएगा क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी है। हमने कह दिया ए जो है ये 78 यूनिट है, बी जो है ये 65 यूनिट है और सी जो है ये 100 यूनिट है। तो 78 यूनिट प्लस 65 यूनिट और प्लस 100 यूनिट का जो मान है वो कितना है? 121.5 है। हम इन सबको जोड़ दें, 100 और 60, 160 और 70, 230 और 8 5 13, 243, इन सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 243 यूनिट बराबर 121.5। एक यूनिट बराबर 121.5 बटे में 243। सुनते जाना कितना कैलकुलेशन डाल के दिया है पेपर में, हे भगवान क्या बताया जाए। हमें जो आंसर बताना है वो C माइनस 2B प्लस A का बताना है। तो C कितना है हमारा? C हमारा 65 है और B कितना है हमारा? C हमारा 100 यूनिट है। B कितना है? 65, तो 2 गुणे 65 यूनिट
और ए कितना है 78 यूनिट है। तो ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा 178 यूनिट हो जाएगा और माइनस 130 यूनिट हो जाएगा। मीन्स हमें जो आंसर बताना है वो कितना बताना है 48 यूनिट का बताना है। हमारे पास 1 यूनिट का मान ये है, हमें 48 यूनिट का मान बताना है। तो 48 गुणे 121.5 बटे में 243। पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये काट दिया जाए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 पंची 10, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 1215, 1215 से कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 24। देखिए कितना आसान था। कैलकुलेशन थोड़ा सा भैया था, कैलकुलेशन आपको करना होगा क्योंकि कैलकुलेटिव प्रश्न डाला ही गया था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न हमसे बोलता गया हम वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले गए और आंसर आ गया हमारा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, सीजीएल के प्रश्न हैं, कैलकुलेटिव होंगे, हमें अपने कैलकुलेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखिए सबसे पहले हमने ABC की वैल्यू बना ली और हमने एक बात बताया, जो कॉमन वाला होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, फिर उसने जो वैल्यू पूछी थी वो हमसे पूछी थी C-2B + A का। तो C का मान 100 यूनिट, B का मान 65 यूनिट, 65 दूना 130 कर दिया था, ये था 78 यूनिट। 100 यूनिट और 78 यूनिट को जोड़ दिया था 178 यूनिट, 178 यूनिट से 30 यूनिट घटा दिया था 48 यूनिट। यहाँ पे A + B + C का योग दिया गया था, A + B + C का योग दिया गया था 121.5। तो ABC का मान यहाँ से उतार के पुट कर दिया था और उसका यूनिट का योग करके 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया था, ये वाला 121.5 बटे में 243। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपने काटा क्यों नहीं? हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि कैलकुलेशन आसान करना था। मुझे पता था जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे पास 1 यूनिट का मान आ गया, हमें 48 यूनिट का मान चाहिए था, हमने कैलकुलेट कर लिया और आंसर हमारा कितना आ गया 24। यह 17 क्वेश्चन पढ़ने हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए वरना समय बहुत चला जाएगा। चलिए बार बार ना समझाना पड़े। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक हो जाती है। संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। संख्या को संख्या के 30% से गुणा किया जाता है। तो हमने कहा वो संख्या k है, उसका 30% निकाल के जब उसमें गुणा करते हैं तो संख्या जो प्राप्त होती है k वो 170% अधिक होती है। तो जब भी अधिक होती है तो उसको 100 में जोड़ते हैं और जब भी कमी होती है तो 100 में घटाते हैं। सुनते जाइएगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखा धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है। तो हमने कहा धनात्मक संख्या k है, k का 30% जब उसमें गुणा किया जाता है, k का 30% निकाल लिया, निकाला नहीं सिर्फ लिखा है, k का 30% निकाल के उसमें गुणा कर दिया, गुणा किया जाता तो प्राप्त संख्या k। तो जो संख्या k प्राप्त होती है, तो प्राप्त संख्या k से जो प्राप्त संख्या k है वो 170% अधिक होती है। और जब अधिक होगी तो 100 में जोड़ोगे, जब कमी होगी तो 100 में घटाओगे। 100 में 170 जोड़ दोगे तो 270 बटे 100 बनेगा। आप कैलकुलेट कर लो, k का मान निकाल लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये k से k कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 3 9 27 कट जाएगा और k बराबर कितना आ जाएगा 9। ये k का मान आ गया आपका। बताओ कोई डाउट है किसी को? कितना आसान था, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड इन्होंने कर दिया था, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ाया था। थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी करने का प्रयास किया था आपके साथ। चलिए आगे बढ़ा जाए। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दो कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर? भैया जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो हम क्लियर कर लें आपके साथ। हम नहीं चाहते हैं कि आइए
फिर एक प्रश्न वैसा ही आया जैसा अभी हम लोग डिस्कस करते गए थे, और सीजीएल 2022 ने इसको भी दोबारा पूछा पेपर में। क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम 360 रुपये में कुछ सामान खरीदते थे, फिर क्या हुआ, इसके में कमी आई 20% की। जब कमी आई तो हमारे पास कितने रुपए बचे, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 तिक 24 और 4 28, 288 रुपये अब हमारे पास हैं। तो पहले जितना सामान हम 360 रुपये में कमी खरीद लेते थे, उतना ही सामान जब मूल्य में 20% की कमी हो गई तो उतना ही सामान खरीदने में हमारे 288 रुपये खर्च होते थे। तो जब उतना ही सामान 360 में खरीदते थे, आज हम उतना ही सामान 288 रुपये में खरीदते हैं क्योंकि मूल्य में 20% की कमी आई है। ठीक, तो हमारे पास कितने रुपए की सेविंग हो गई, सेविंग हो गई कितनी 78 की, सॉरी कितने की भैया, 12 इधर 60, 72 की सेविंग हुई। 72 रुपये हमने बचत किया। जो हमने बचत किया उससे हमने 2 किलोग्राम और वस्तु खरीदा है, तो 1 किलोग्राम वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1 किलोग्राम वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 36 रुपये हो जाएगी। यही आंसर आ जाएगा। बात समझ गए ना, आप सभी के दिमाग में बात सेट हो गई होगी क्योंकि सेम प्रश्न दोबारा आया। अब तो कोई डाउट नहीं किसी को, अब लग जाएगा पेपर में, सेकेंड्स में लगाना होता है, सिर्फ ऐसे ही आप कर सकते हो, जल्दी से लगा के आंसर दे सकते हो। बताओ कोई डाउट किसी को, जल्दी बताइए भैया। और एक बार कमेंट कर दिए भैया सभी लोग जल्दी से। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कर दें। चलें आगे बढ़ा जाए, आइए 9 नंबर। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सीजीएल 2022 में पूछा गया। कह रहा त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। चलो समझते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट कह सकते हो। चलो एल ना लिखो, बेस इंटू हाइट कर लो, एल इंटू बी ही लिखो यार, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, बेस इंटू हाइट कर लो। अच्छा ऊंचाई आधार का है क्या, चलो फिर बेस इंटू हाइट ही करो, बेस इंटू हाइट। ये आपका बेस होता है और ये आपकी हाइट होती है। क्या, अरे परपेंडिकुलर होता है ना, हम भी जानते हैं, हाइट ही नहीं होती। चलो आइए, अब जब भी हमसे बात करेगा तो जब भी हमें अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये जो 1/2 है ये क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। सिर्फ अगर हमें एरिया निकालना है तो बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। सुनते जाइएगा। हमने कहा त्रिभुज का आधार पहले 100 था और हाइट भी 100 थी, तो त्रिभुज का एरिया कितना था, 10,000 था। सुनते जाना। आधार में 40% की वृद्धि की गई, बेस को 40% बढ़ा दिया, तो अब हमारा बेस कितना हो गया, 140। ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, हमने कहा ऊंचाई को x% बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब x हमने आपने आप दे दिया कि ऊंचाई को x% बढ़ाना जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 10,000, 10,000 में 60% की वृद्धि हो जाए, मीन्स 160/100। जब भी वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ते हैं, अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ते हैं, कमी कहेगा तो 100 में घटाते हैं। जब भी वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, जो कमी कहेगा तो 100 में घटाएंगे। उसने कहा 60% की वृद्धि हो जाए, तो अब जो पुराना एरिया से 60% बढ़ जाए, मीन्स 160/100 हो जाए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 7 14 और ये 2 8 16 कटेगा, और ये x इक्वल टू हो जाएगा 8 दहम 800 और बटे में 7, 7 से काट दो, 7 से काटो, 7 एकन्नम 7, कितना बचा 1, फिर यहाँ पे होगा 10, तो 7 एकन्नम 7, 3 मतलब 30, 7 चौको
28 मतलब 2, 7 दूनी 14 मतलब 114.2। अब नई वाली जो हमारी हाइट आई है, नई वाली जो x आई है वो कितनी आ गई? 114.2 आ गई। पहले हमारी हाइट कितनी थी? 100, तो 114.2 से 100 को माइनस कर दो तो देखो हाइट में कितनी वृद्धि हो गई? 14.2 की। तो 14.2 वाला कौन है? ये देखिए, यही तो कहा था इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? 14.2% बढ़ाया जाए। बताओ कोई डाउट है? भैया ये प्रश्न हमने ये मेथड आपको आय उसमें मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत से हमने इसको लगाया है, उसी एक मेथड को अप्लाई कर लिया। हमने कहा अगर आपका दिमाग काम कर जाए पेपर में ना तो आप किसी भी प्रश्न को सेकंड्स में लगा सकते हो। पहले कोई डाउट है? तो यहाँ पे जो एरिया होता है हमने बेस इंटू हाइट को एरिया कह दिया, और बेस पहले हमने 100 मान लिया, हाइट को हमने पहले 100 मान लिया, तो उसका क्षेत्रफल आ गया 10,000। फिर बेस को 40% बढ़ाया गया तो नया बेस हमारा 140 आ गया। उसने कहा ऊंचाई को कितना बढ़ाएं? हमने कहा ऊंचाई को x बढ़ाया जाए, x बढ़ाया जाए, जिससे उसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए, तो 160/100 कर दिया। x की वैल्यू निकाल लिया 114.2। पहले हमारी हाइट 100 थी, अब हमारी हाइट 114.2 आ गई, तो हाइट कितना बढ़ा दिया गया है? 14.2% बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, सब लोग समझ गए ना? चलिए आइए, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? चलिए आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ा रहा हूँ। आय से व्यय को घटाते हैं तो हमें बचत मिलती है, ठीक है, सुनते जाना। एक व्यक्ति की आय को हमने 100 मान लिया और उसका वो 65% खर्च कर देता है, तो 35% की बचत कर देता है। अब जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करते जाओ, बस सुनते जाओ, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। हमने इस तरह के हजारों प्रश्न आपको लगवा डाले और सीजीएल 2022 में फिर से पूछा गया। मीन्स हम जितना पढ़ाएंगे उतना पूछा जाएगा। अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं आप उतनी तैयारी अच्छे से कर लिए तो आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है, पेपर में कभी भी नहीं छूटने वाला। चलिए, कह रहा है आय को 20.1% की वृद्धि, आय में 20.1% की वृद्धि, तो 20.1 से गुणा कर दो। व्यय में 20% की वृद्धि, तो व्यय में 20 से गुणा कर दो। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में x से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसका 100 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2010, और 65 में 20 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 1300 इक्वल टू 35 गुणे x। 2010 से 1300 घटाओगे तो आएगा 710 इक्वल टू 35 गुणे x, यही तो आएगा 710। काटो, 5 सते 35, ये कटेगा 5 एकन्नम 5, 2 जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10। फिर 7 से काट दो, 7 एकन्नम 7, ये कटेगा 7 दूनी 14। फिर ये कटेगा तो है नहीं, चलो फिर दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो। अच्छा वैसे काट दें, चलो कितना काटता था? अरे यार तुम लोग तो और डिस्टर्ब करते हो। 710 इक्वल टू 35 गुणे x। 35 से भाग करना है किसको? 710 को। 35 दूना 70, एक आएगा 0 आएगा, एक 0 लगाओ, एक 0 बढ़ाओ, तो 35 नहीं 10 जाएगा तो है नहीं। कुछ गलत हो रहा है क्या? 710 बटे 35 करो तो कितनी बार में कटेगा? 5 सते 35, ये कटेगा 5 एकन्नम 5, 2 जाएगा, 5 चौको 20 और 1 जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया। 142 को 7 से भाग करो जरा से, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, बचा कितना? 2। तो यहाँ पे एक 0 लगाओ, एक 0 बढ़ाओ, लेकिन यार अगली संख्या तो यहाँ पे है नहीं, तो 0 लगा के अगली संख्या बढ़ा ली जाए। कुछ गलत कट रहा है क्या बाबू? जरा से चेक करो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। सभी लोग जरा से चेक करिए एक बार, आप लोग डिवाइड करके, कभी कभी हो जाता है, जल्दी चेक करिए कि कहाँ पे गलत हो रहा है।
ठीक है, सही है। ये कटेगा 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाए 0 लगाए 10 लगा देना उसके बाद। तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, कटेगा तो है नहीं 20.2 मतलब 20.3 आएगा वृद्धि। एक बार आप चेक कर लेना, हमें लग रहा है सही है वैसे कैलकुलेशन, मुझे तो डाउट नहीं है, आप चेक कर लेना एक बार। कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। कहीं पर कोई डाउट है आपको? हमें थोड़ा सा डिवाइड वाला सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं लग रही, हमें लग रहा है जबरदस्ती डिवाइड कर दिया गया। अगर इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 जाएगा नहीं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रुको एक मिनट रुको। आंसर तो सही आ रहा है, 100 का 65% हमने खर्च कर दिया तो बचा कितना? 35%। ठीक है, फिर इसको काट देना, 5 दूनी 10, ये 13 पचे 65 और ये 5 सते 35। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसकी आय में 20.1% की वृद्धि और उसके व्यय में 20% की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? X% की। इसमें गुणा कर देना तो ये हो जाएगा 2 × 2 0, 2 दूनी 4, 402 आएगा, माइनस 13 दूना 26, 260 इक्वल टू 7x। 402 से 260 घटा दो, 260 मतलब 40, 300 और 102 मतलब 132। 132 नहीं 400, अरे यार अब गलती होगा हमें लग रहा है। फिर तो ये 2 आएगा, ये 1 हासिल के 10 से 6 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1, 142 और बटे में 7 और इक्वल टू x। हमें लग रहा कुछ गलत टाइप हो गया क्वेश्चन। फिर तो 142 को जब 7 से डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा और दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं। कोई संख्या तो हमारे पास है नहीं कि 0 बढ़ा लें, कुछ हमें लग रहा है। करिए जरा से, हमें कुछ 142 को 7 से डिवाइड कर दो, करके देख लेते हैं। 20.2 आ तो रहा है, सही है 20.2 आएगा, ये आंसर मतलब यही बनेगा 20.3। चलो आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से अनुपात इतना है। फैक्ट्री में इतने अनियमित कर्मचारी हैं, इतने पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। एक मिनट भैया, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए। गर्मी ज़्यादा लग रही है आज, इसलिए माइंड काम नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं तब पढ़ाते हैं। और बताओ, आप सभी लोग बढ़िया हो? गर्मी ज़्यादा हो रही ना आज। चलिए, नहीं तो कैलकुलेशन हमसे गलत ही होगा। हमारे जब भी गर्मी लगना स्टार्ट होती है तो मुझे कैलकुलेशन ही मुझसे मिस्टेक होता है, तब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता, तब फिर हमारी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आइए, कह रहा 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा? चलिए, हमने इसका एक बहुत अच्छा मेथड बताया था आपको। यहाँ पे मैन और यहाँ पे वीमेन, हमने कहा था यहाँ पे हमेशा संख्या का रेशियो बनाते हैं, तो 5:3 रखिएगा। नीचे हमेशा संख्या का रेशियो बनाते हैं। और क्या कह रहा है? कह रहा फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। हमेशा टोटल वाली वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, 87.5 नियमित कर्मचारी हैं। 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं, तो
पुरुष कर्मचारी कितने हैं 92%, ऊपर परसेंट वाली वैल्यू रखी जाती है। तो नियमित महिला कर्मचारियों के प्रतिशत क्या होगा, हमने कहा नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत x होगा। इस मेथड के ऊपर हमने 2 क्लासेस पढ़ाई हैं, अपलोड हैं वीडियो, आप सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने सिखाया इस मेथड को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। ये मेथड बहुत ही यूनिक और अलग एक डिफरेंट मेथड है जहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 9 45, 1 46। इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस का 3x और बटे में इन दोनों का योग 5 3 8 इक्वल टू में 87.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 460 और प्लस का 3x, इस 8 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 7 56 और 56 4 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 8 28 64 और 6 70। एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव लगा लेना। तो 3x इक्वल टू 700 से 460 घटा दोगे कितना आ जाएगा 240। तो तीनों 8 24, x बराबर कितना 80%। तो नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी 80% है ऑप्शन में। ये देखिएगा सीजीएल 2022। ये मेथड बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा, एक अच्छे पैटर्न का बहुत ही दमदार मेथड है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। सबको समझ में आ गया है। ये मेथड समझने के लिए आपको 2 क्लास वॉच करनी होंगी, उसके बाद ही इस मेथड को आप अच्छे से समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आप वो दोनों क्लास देखो, उसके बाद ही समझ पाओगे। आइए आगे बढ़िए, अभी बहुत है, अभी 5-6 प्रश्न है, जल्दी जल्दी पढ़िए नहीं तो समय फिर आपको हम ज़्यादा ले लेंगे, फिर आप कहोगे। कह रहा एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है। हमने व्यक्ति के वेतन को 100 मान लिया, ठीक है। तो 100 में पहले क्या हुआ 50% की कमी होगी तो 100 से घटा देंगे। फिर क्या हुआ 50% की वृद्धि तो जोड़ देंगे 150/100। फिर 100% की वृद्धि तो 100 में 100 जोड़ोगे 200/100। कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये 15 दूना 30 और 3 25 15। अब व्यक्ति का वेतन कितना हो गया 150। तो वेतन बढ़ा या घटा, पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब वो 150 रुपये कमा रहा है। कितने रुपए ज़्यादा कमा रहा है 50% का लाभ कमा रहा है ऑप्शन में 50% का लाभ। बताओ कोई डाउट है। हमने एक व्यक्ति के वेतन को 100 मान लिया, फिर कहा गया कि पहले व्यक्ति के वेतन को 50% बढ़ाया, कम किया गया तो 50/100, 100 से घटा के लिखते हैं। कमी हो तो 100 से घटा के लिखते हैं, वृद्धि होती तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। पहले 50% कम किया गया तो 50/100, फिर 50% बढ़ाया गया तो 150/100, फिर 100% बढ़ाया गया तो 200/100। कैलकुलेट कर दिया तो व्यक्ति का नया वेतन 150 आ गया। पहले व्यक्ति 100 रुपये कमाता था, अब व्यक्ति 150 रुपये कमाता है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। यही तो पूछा, लाभ होता है कितने रुपए का, 50 रुपये उसको ज़्यादा मिलते हैं। यही आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो 50% का लाभ होता है। आइए फिर से समझते हैं एक नया प्रश्न, बहुत ही अच्छा, और जल्दी जल्दी समझते चलिए। अभी हमारे पास 5 प्रश्न और हैं, ठीक है। कह रहा है ये एक संख्या a का 11/5, a का 11/5 b के 22% के बराबर है। जैसा जैसे कह रहा है वैसे वैसे रखते जाइएगा। 22% के बराबर है। 22% परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आता है। 11 दूना 22 और ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये कटेगा 2 एकन्नम 2 और 2 दहम 20। इस b को इसके नीचे बुला लेना तो a/b इक्वल टू हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। अब अगली बात क्या कह रहा है सुनते जाइएगा। संख्या जो b है, b मतलब 22%, संख्या c के, अच्छा संख्या b, अच्छा वो सॉरी संख्या b जो है वो c के 2.5% के बराबर है, मतलब बटे में 100। यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, 40। b/c बन जाएगा 1/40, ठीक। सुनते जाइएगा मेरी बात को। तो जो b वाला है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 और यहाँ पे b वाले की वैल्यू कितनी है 1। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कॉमन हो। तो ऊपर 10 से गुणा तो नीचे भी 10 से गुणा, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/10।
400। तो अब b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 400, b की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1। जो कॉमन हो उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये रेशियो मेथड है, ये रेशियो ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, a रेशियो b इक्वल टू 1 रेशियो 10, ये रेशियो ही तो है। इसको आप लिख सकते हो b रेशियो c इक्वल टू 10 रेशियो 400। तो रेशियो मेथड में जो सेम हो, कॉमन हो, उन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब क्या कह रहा है, सुनते जाइएगा। कह रहा है c का मान 5500 है, तो c हमारा कितना है, c का मान यहाँ पे कितना है 400। 400 यूनिट का मान 5500 दिया गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 55/4 हो जाएगा। समझते जाना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिया इस क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है a के 80%। a कितना है, 1 यूनिट, a का मान कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना, 55/4। a के 80% मीन्स 80/100 प्लस b के 40%। b का कितना मान है 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 10 यूनिट का मान निकालो, तो 10 गुणे 55/4 और गुणे का 40/100। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न है ये। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 4 दूनी 8 कटेगा, ये 2 पंचे 10 कटेगा, ये 5 का नम 5, 5 का नम 5 कटेगा, ये कटेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, ये 10 से 10 कटेगा, ये 55, और 55 और 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 66। आ गया आंसर। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न था। मतलब अगर आपका कैलकुलेशन वीक है और आप कैलकुलेशन में फास्ट नहीं हो तो आप ऐसे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नहीं लगा पाओगे। देखिए कितना ज़्यादा कैलकुलेशन दे रखा है पेपर में, और सीजीएल सिर्फ और सिर्फ इस समय कैलकुलेटिव प्रश्न ही बना रहा है। मैंने उसने कैलकुलेशन के ऊपर फोकस कर रखा है, क्योंकि कैलकुलेटिव होगा तो बेटा तुम भागोगे तो है ही है, वो जानता है तुम भागोगे छोड़ के, इसलिए वो और कैलकुलेशन डाल रहा है, और कैलकुलेशन डाल रहा है। देखो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन इस बार डाला। सभी लोग समझ गए क्या कह रहे हो बेटा, यहाँ पे 10 से क्यों गुणा किया गया। बेटा देखो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 55/4 है, तो यहाँ पे b कहा है, b कितने यूनिट है, b का मान है 10 यूनिट, तो हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया तभी तो b का मान निकल के आएगा। जैसे 1 यूनिट का मान 55/4 है, हमें 10 यूनिट का मान चाहिए, तो 55/4 में 10 का गुणा करना होगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ाया जाए। देखो अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा तो माइंड खर्च करना होगा, नॉर्मल माइंड वालों के लिए इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब तक वो अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़े होंगे इस तरह के प्रश्नों को तुरंत नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, उसमें समय लगेगा। आइए इस प्रश्न को आप, वही प्रश्न है फिर से कुछ वैसा ही। नमक की कीमत में 15% की कमी होती है, एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम, ये किलोग्राम कर दीजिएगा, 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है, ठीक है। 272 पहले खर्च करते थे, अब 272 में 15% की कमी हो गई तो 85/100। इसको काटोगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये 17 पचे 85, ये कटेगा 2 1 नम 2 और ये कटेगा 2 1 नम 2, 2 तिहाई 6, और सॉरी 2 1 नम 2, 2 तिहाई 6, 272 है सॉरी, और 2 छंग 12। जब इसका गुणा कर लोगे तो 17 छक्का 102, 10 17 तो 51, 61, 6 17 1 नम 17, 6 23/10। तो इसको जब भाग कर दोगे तो अब तुम खर्च करते हो 231.2 रुपये, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कितना कम खर्च कर रहे हो, 272 दशमलव लगा के 00, तो 231.2। ये एक हाथ से जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8, 1 से 1 जाएगा 0, 7 से 3 जाएगा 4। अब आप खर्च कर रहे हो 40.8 रुपये कम। ये जो कम कर रहे हो कितने किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहे हो, 2 किलोग्राम, तो 40.8 को 2 से भाग कर दोगे तो 20.4 आ जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा 20.4। बताओ कोई डाउट है भैया कहीं पर, क्लियर है सब कुछ। ये तो हम, ये तीसरा प्रश्न बताओ, सीजीएल ने एक ही बार में 3 प्रश्न पूछ लिए, मतलब अलग अलग पेपर में पूछे होंगे, लेकिन अगर एक पैटर्न का क्वेश्चन है, एक पैटर्न का प्रश्न है तो बार बार रिपीट हुआ, तो मतलब इस टाइप के ऊपर फोकस करना है परसेंटेज की, ये ज़बरदस्त है। ऑफलाइन बैच में मैंने यही टाइप छोड़ा था, याद करो,
मैंने कहा था कि आप बताइएगा कि कौन सा टाइप छोड़ दिया गया है। अगर आप बता ले जाओगे तो वो टाइप आपको पढ़ा दिया जाएगा, वो यही टाइप है। तो जितने बच्चे ऑफलाइन वाले हैं सभी लोग इस टाइप को नोट कर लेंगे। हमने लगभग 18 से 19 टाइप परसेंटेज के पढ़ाए थे और ये 20वां टाइप है जो हमने छोड़ा था आपसे कह के। याद करो, बोला था कि नहीं क्लास में। चलिए आइए, कह रहा है एक निर्माण, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरे भैया जल्दी जल्दी पढ़ो, अभी 2 और हैं। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया है। कच्चे माल की लागत खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। अच्छा देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, आप एक बार समझ लो, हम आपको बताते हैं। अगर कच्चे माल में खपत का गुणा कर दिया जाए तो कुल खर्च निकल आएगा। यहां पे कच्चे माल का मूल्य की बात कर रहे हैं हम, और फिर जितना हम लोग खाते हैं अगर उसमें गुणा कर दे तो हमारा कुल खर्च पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की लागत कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो पहले हम कह दे सकते हैं कि कच्चा माल हमें 100 रुपये में मिलता था, अब कितने में मिल रहा है? 125 रुपये में मिल रहा है। कच्चे माल की लागत 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। जो कच्चे माल की लागत थी वो पहले 30% थी, तो 130/100 कर दें, बढ़कर कह रहा है। और अब कितना हो गया? बढ़कर 38% हो गया, तो 138/100 कर दें। हम कह दें कि पहले हम 100 किलो खपत करते थे, अब हम x किलो खपत करते हैं। पहले हमारा कुल खर्च कितना आता था? 13,000 रुपये। जो 13,000 हम पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च आज भी करना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए, ताकि जो पहले लागत थी, जो कुल खर्च था, वो आज उतना ही होना चाहिए, वृद्धि नहीं होनी चाहिए लागत में। अब यहाँ पे आओ, कैलकुलेट करो इसको। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ये 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। ये काट दो, 2 से 2 दूनी 4, और ये काटो 2 छंग 12, 2 9 18। इसमें 2 से गुणा कर दो तो 26 दूना 5200, और इसको 69 से भाग कर दो 69 से, इक्वल टू x। इसको डिवाइड कर देना, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी और उसको 100 से माइनस कर देना और बताना आपका आंसर क्या आएगा। हमारे हिसाब से 24.7 आना चाहिए, 24.6 या 7 आंसर बनना चाहिए। आप इसको डिवाइड करो, 5200 को 69 से डिवाइड करिए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 5200 को 69 से डिवाइड कर दीजिए, जल्दी डिवाइड करिए। लगभग 75 के करीब में जाना चाहिए। कितना? 75.3। ठीक, ये आएगा 75.3। तो 100 से पहले आप 100 किलो खपत करते थे, आप 75.3 किलोग्राम खपत करते हो, तो आपने कितनी कमी कर दी? 24.7 की कमी कर दी। तो अप्रॉक्स में आप 24.6 ले सकते हो। ठीक है, यही एक आंसर है, अप्रॉक्स में ले लेना। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए, एक आयत, ये तो बहुत अच्छा है ये तो हमने बहुत बार बताया आपको, ये तो बहुत आसान है। एक आयत की लंबाई में 8% की बढ़ोतरी की जाती है और चौड़ाई में 10% कमी की जाती है। लंबाई में 8% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगा देना। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है +-x +-y +-xy अपॉन 100। तो एक को x कह देना, x बराबर 8% की वृद्धि, y बराबर 10% की कमी। एक में वृद्धि, एक में कमी, तो 8 - 10, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस 10 × 8/100।
8 से 10 घटाओगे तो -2, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो -0.8, तो ये जुड़ जाएगा -2.8%, मीन्स 2.8% की कमी। आ गया आपका आंसर। ये हमने बहुत सारे प्रश्न आपको कराया है 2D परिवर्तन पर। हमने आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज सब कुछ पढ़ाया है 2D परिवर्तन में। जब हम आपको ऑफलाइन बैच में 2D परिवर्तन पढ़ा रहे थे तो हमने इससे बहुत सारे प्रश्न कराए थे और हमने कहा था 2D परिवर्तन और 3D परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आज का लास्ट प्रश्न जो हम आपको दे रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को कमेंट करके बताएंगे और कल की क्लास की शुरुआत हम इसी प्रश्न से करेंगे। CGL 2022 के प्रतिशत के सारे प्रश्न समाप्त हुए। इतने ही 2022 के प्री में पूछे गए थे। जितने भी प्री में पूछे गए प्रश्न थे हमने सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया है। अब कल जो है नंबर सिस्टम के जितने पूछे गए वो सॉल्व करा दूंगा। परसों LCM HCF में जितना पूछा गया वो सॉल्व करा दूंगा। फिर प्रॉफिट लॉस में जितना एक एक चैप्टर में 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए CGL के वो सॉल्व करा देता हूँ। फिर इसके बाद CHSL का आ जाएगा वो सॉल्व करा दूंगा। और 2023 की तैयारी हमें अभी से जारी रखना है जिससे 2023 में हमें सिलेक्शन मिल जाए। जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सभी 2023 को टारगेट करके पढ़ाई करें, तब तक मैं मैथ में भरमार कर दूंगा, इतनी मैथ आपको पढ़ा दूंगा कि आपका CGL रुकने वाला नहीं। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत से पढ़ते रहो। और इस क्वेश्चन का कमेंट सभी को करना है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास को और इस क्वेश्चन को शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड से जवाब पूछेंगे कि इसका जवाब क्या है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।